शिक्षा में और हेल्थ में ये दो ऐसे विषय हैं जहां पे आपको किसी भी तरह का भेदभाव, आपको यानी न केंद्र सरकार को न राज्य सरकारों को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नमस्कार। एक हिंदी अखबार ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने फ्रंट पेज पर एक लेख छापा है या एक न्यूज छापी है आप कह लें, लेकिन उसको भी एक ट्विस्ट देने पर वो मजबूर है। क्या ट्विस्ट दिया है मैं आपको अभी बताता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है देश में शिक्षा का स्तर और शिक्षा के लिए फंडिंग। सबसे जरूरी बात क्या है कि हमारे देश में जो भी एक नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जिसे कहते हैं वो लागू कर दी गई है और इसकी वजह से फंडिंग बढ़ा दी गई है। स्टेट्स में 40% स्टेट्स को हिस्सा देना पड़ता है। कोई भी आपको स्कूल खोलना है, स्कूल के मान लीजिए आपके यहाँ 2, 5, 10 हजार स्कूल हैं, आपको उनकी फंडिंग की जरूरत है। वहाँ टीचर्स होते हैं, वहाँ पर खाना दिया जाता है, वहाँ पर किताबें दी जाती हैं, वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे जो स्कूलों में जरूरी सामान और लाइब्रेरी और लैब वगैरह की जरूरत है, उस सब के लिए फंडिंग की जरूरत होती है स्कूल के साइज के अनुसार। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है। 60% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और 40% फंड स्टेट देती है। अब आप देखिए मजे की बात, जिस अखबार ने ये लेख छापा है बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं, बहुत अच्छा स्टोरी किया है, लेकिन उसे एक रंग अलग दिया है। रंग अलग क्या दिया है कि जिन स्टेट्स में शिक्षा का स्तर बेहतर है उनकी फंडिंग कम कर दी गई है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जिन स्टेट्स में भाजपा का राज नहीं है, जहां पर ऑपोजिशन पावर में है, उन स्टेट्स की फंडिंग कम कर दी गई है, जबकि वो आज सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस में, स्टेट लेवल की एजुकेशन परफॉर्मेंस में सबसे आगे हैं। जैसे बंगाल की 80% फंडिंग कम कर दी गई है, उसे करीब 1522 करोड़ रुपए 2022-23 में मिले थे और अब वो कर दिए गए 311, यानी 80% उनका फंड काट दिया गया है सेंटर की तरफ से। तो उसी तरह तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, केरल, इन सब जगह की फंडिंग कम कर दी गई है 80% से लेके 20% तक। और बढ़ा कहां की दी गई है? जहां पर भाजपा शासन में है, जो भाजपा शासित प्रदेश हैं उनकी फंडिंग बढ़ा दी गई है। जैसे मध्य प्रदेश को करीब 2000 करोड़ मिलते थे, यानी 2022-23 में 2000 करोड़ मिले थे, अब उनको मिल रहे हैं 3000 करोड़। राजस्थान को 2000 करोड़ मिलते थे, 2100 करोड़, उनको मिल रहे हैं 3200 करोड़। उसी तरह उत्तर प्रदेश को करीब 3800 करोड़ मिलते थे, अब उनको बढ़ाकर 4300 करोड़ कर दिया गया है। तो इस तरह का भेदभाव क्या अपने ही देश के बच्चों के साथ हमें करना चाहिए? पहला ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि जैसा कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम उन्हीं की फंडिंग करेंगे जहां पर पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे। अब बाकी स्टेट्स का कहना है, जहां पर भाजपा सरकार नहीं है, उनका कहना है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी स्कूल ऑफ एमिनेंस हैं और नेशनल स्कूल्स हैं और हम अपने स्टेट लेवल की पॉलिसीज लगा रहे हैं उनपे। हम आत्मानंद स्कूल है जैसे छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा अगर हमें फिर उन्हें पीएम श्री कहना है जबकि 40% फंड हम लगा रहे हैं, तो इसका फायदा क्या हुआ? आप 100% फंड दो और हम पीएम श्री नाम दे देंगे, उसमें क्या है? अपने देश का ही तो पीएम है। लेकिन इस तरह का भेदभाव करना और इस तरह की लॉजिक लगाना कि आप उसका नाम ये करो तभी हम आपको फंड करेंगे, अब ये वैसे आपको मामूली बात लगे, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे ना पढ़ रहे हो या आप खुद ना पढ़ रहे हो अब स्कूलों में। लेकिन अगर शिक्षा का स्तर गिरता जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 80% फंडिंग अगर कहीं किसी स्टेट की कम कर दी जाएगी, तो उसका अगला जनरेशन का शिक्षा का स्तर तो खराब हो ही जाएगा अपने आप। रिट्रेंचमेंट होगा, यानी स्कूल से अध्यापक निकाले जाएंगे, दूर दराज के इलाकों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे या उन्हें बेकार कर दिया जाएगा क्योंकि कोई टीचर नहीं जा रहा है, कोई कुछ नहीं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। ऐसे ही जो फंड आता है उसका पूरा उपयोग हो पाता है कि नहीं, यही बड़ा डाउटफुल रहता है हमेशा। तो ये और भी चिंता का विषय है कि जब फंड ही कम आएगा
तो उसे ही खा पी के खत्म कर देंगे लोग, तो नीचे तक तो कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये मेरा पहला तर्क है कि आप बिना भेदभाव किए और चीजों पे आप कर सकते हो भेदभाव। शिक्षा में और हेल्थ में ये दो ऐसे विषय हैं जहां पे आपको किसी भी तरह का भेदभाव, आपको यानी न केंद्र सरकार को न राज्य सरकारों को किसी भी तरह का भेदभाव अपने रूलिंग पार्टी के अनुसार या कम्युनिटी के अनुसार या कास्ट के अनुसार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब इससे जुड़ा हुआ मैं आपको बताता हूं कि इस जो ये शिक्षा को हम कमजोर कर रहे हैं जानबूझ कर गए कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स में पहले से ही कमजोर है, इसका क्या असर हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि हमारे यहाँ प्राइवेट ट्यूशंस और ये जो ट्यूटर्स हैं जगह जगह पे आप देख रहे हैं, गली मोहल्लों में और घर घर जाके जो टीचर्स ट्यूशन दे रहे हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनका कोई भी एस्टिमेट लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसके घर में कौन बच्चा ट्यूशन ले रहा है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक फॉर्मल ट्यूशन का एक सर्कल बन चुका है, जैसे बाइजू ने शुरू किया था, एलेंस है, बंसल है, इस तरह के कुछ जो आईआईटी से, और आजकल तो क्लास 5-6 से ही ट्यूशन शुरू हो जाते हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स इसमें लगे हुए हैं। हर शहर में आकाश वकाश टाइप के बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं, और क्लास 5-6 से लेकर मैथ से लेकर बायोलॉजी और इंग्लिश से लेकर के आईएएस तक की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, एक तरफ से फंडिंग हम कम करते जा रहे हैं स्कूलों की, स्कूलों के बच्चे ट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स परेशान है कि आखिर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या, तो उसे ट्यूशन दिला रहे हैं। ट्यूशन का मार्केट आप देखिए कितना बढ़ गया है। 2010 में इकोनॉमिस्ट नाम की एक वर्ल्ड क्लास मैगजीन है, उसने एस्टिमेट किया है कि 2010 में 23% बच्चे 15 साल से कम उम्र के 23% बच्चे इस देश में, भारत देश में ट्यूशन लेते थे। आज इस 15 सालों में जब ये फंडिंग का ये तमाशा शुरू हुआ है, तब से ये संख्या बढ़कर 31-32% तक पहुंच गई है। यानी आज इस देश में 10 से 12 करोड़ बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। इसका असर दूसरा क्या हो रहा है? बैजू जैसे फर्जी लोगों को फंडिंग मिल रही है, चाइना फंड कर रहा है फला जगह से और सिंगापुर से या वहां से उसमें फंड मिल रहे हैं इन कंपनियों को, ताकि वो ट्यूशन की बाढ़ को और बढ़ा सकें। अब और एक खेल देखिए, 2019 के बाद से टैक्स कलेक्शन, ट्यूटर्स पे जो टैक्स लगाया जाता है, ट्यूशन कोचिंग क्लासेस पे जो टैक्स लगाया जाता है, वो 2019 और अभी 3-4 साल में वो डबल हो चुका है। तो पैसा भी आपके पास आ रहा है, आप उसको फॉर्मल एजुकेशन में नहीं डाल रहे हो, ट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हो, ट्यूशन अपने आप भी ग्रो कर रहा है क्योंकि पेरेंट्स परेशान है। तो आखिर हम किस ओर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बच्चों की सुसाइड की ओर। हर साल कोटा जैसे सेंटर्स में, लखनऊ, कोटा, कोट्टायम, यहां वहां हर साल करीब 100 बच्चे सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन से घबरा रहे हैं, वो ट्यूशन क्लासेस से घबरा रहे हैं, अपने चारों तरफ का प्रेशर वो नहीं झेल पा रहे हैं। आखिर 15-16 साल की उम्र में उन पर कितना दबाव डाला जा सकता है पढ़ने के लिए? ये जो काम स्कूलों में होना चाहिए, जिनकी की बदतर स्थिति है, हमने एक 12th फेल करके एक पिक्चर आई थी, उसमें भी इस चीज को देखा। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो निकल ही जाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी बच्चे का क्या होगा? एक एवरेज जो 60-70% नंबर लाता है उसका क्या होगा? 40% वाले को तो हमने बता दिया कि आप पकोड़े बनाओ, चाय बनाओ, मजदूरी करो। मजदूरी भी हमने बढ़ा के 700 रुपए कर दिए। तो हम किस ओर जा रहे हैं? अब आप ये देखिए कि वेरियस स्टेट्स, जितने अलग अलग हमारे राज्य हैं, इनमें सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ ट्यूशन ले रहे हैं? बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, और साउथ के कुछ स्टेट्स में ट्यूशन का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। साउथ के स्टेट्स में ये ट्यूशन का चलन कंपटीशन के लिए है, जब यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल और आईएएस वगैरह में घुसने के लिए। लेकिन जिन स्टेट्स में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है,
वहां पर ट्यूशन का चलन बढ़ गया, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान वगैरह। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है, इसलिए ट्यूशन की डिमांड बढ़ गई है। तो हमें ध्यान देना होगा कि ये एनईपी और ये फंडिंग और ये ट्यूशन, ये सब तो आप देख रहे हैं कनेक्शन क्या है इनका आपस में। हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारी जो अगली नस्ल, अगली पौध जो तैयार हो रही है, वो वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के लिए तैयार है कि नहीं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।